हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको जर्नी विद प्रियंका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MEV 11 ब्लॉक 1 की यूनिट 2 ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ये यूनिट इग्नू MSc एनवायरमेंटल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के ह्यूमन डेवलपमेंट ने एनवायरनमेंट को किस तरह इन्फ्लुएंस किया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हंटिंग सोसाइटी से लेकर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक का सफ़र एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करता चला गया। हम अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड्स, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ और एनर्जी क्राइसिस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी सिस्टमैटिकली आज कवर करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है। फिर हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ और हर स्टेज पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किस तरह चेंज होता चला गया। और फाइनली हम कंपेयर करेंगे हंटिंग सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, जिससे आपको पूरी यूनिट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? एनवायरनमेंट हमें फूड, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल और एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट? ह्यूमन बींग्स इन रिसोर्सेज का यूज़ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई, वैसे वैसे एनवायरनमेंट पर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता गया। आज पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन जैसी प्रॉब्लम्स इसी इंक्रीजिंग ह्यूमन इम्पैक्ट का रिजल्ट है। इसलिए एनवायरमेंटल साइंस में ह्यूमन इम्पैक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप वन वे नहीं बल्कि टू वे रिलेशनशिप है। एक तरफ एनवायरनमेंट हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर, फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन बींग्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जब रिसोर्स यूज सस्टेनेबल होता है तब इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन रहता है, लेकिन जब नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है तब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाता है। इसी इंट्रैक्शन को समझना एनवायरमेंटल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम टिप है यहाँ पर आपके लिए, यूज़ दिस लाइन इन लॉन्ग आंसर्स। इससे आपके एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ह्यूमन बींग्स आर बोथ डिपेंडेंट ऑन एंड मॉडिफायर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। ह्यूमन सोसाइटी एक ही स्टेज पर डेवलप नहीं हुई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में सोसाइटी ग्रेजुअली इवॉल्व हुई। हर नए स्टेज के साथ ह्यूमन नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव होती गई, लेकिन इसी के साथ नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती गई। जितनी एडवांस सोसाइटी बनी उतना ज़्यादा लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स और एनर्जी का यूज़ होने लगा। इसी वजह से एनवायरमेंटल प्रेशर भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता गया। ऑलवेज रिमेंबर, डेवलपमेंट improves क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज अनलेस इट इज़ सस्टेनेबल। तो सबसे पहली ह्यूमन सोसाइटी थी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। इस स्टेज पर लोग परमानेंट सेटलमेंट्स में नहीं रहते थे। ये छोटे छोटे नोमैडिक ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। इनका फूड मेनली हंटिंग, फिशिंग और वाइल्ड फ्रूट्स और प्लांट से आता था। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल थी और पॉपुलेशन भी काफ़ी कम थी, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ लिमिटेड था और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपैरेटिवली बहुत लो था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं था। हंटिंग, कंट्रोल्ड फायर और टेम्परेरी हैबिटेट चेंजेस के थ्रू लोकल इकोसिस्टम्स पर कुछ इन्फ्लुएंस ज़रूर पड़ता था। फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज राइट डेफिनेशन फर्स्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आफ्टर दैट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी पर। यह ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। जब ह्यूमंस ने फार्मिंग शुरू की ना, तब परमानेंट सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश होने लगे। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया, क्रॉप कल्टीवेशन इंक्रीज़ हुई, फूड प्रोडक्शन बढ़ा और विलेजेस भी डेवलप होने लगी। लेकिन एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के साथ फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, इरिगेशन सिस्टम्स बनाए गए और लैंड यूज़ पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया। यहीं से एनवायरनमेंट पर लार्ज स्केल ह्यूमन मॉडिफिकेशन की स्टार्टिंग हुई। रिमेंबर, एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड सिविलाइजेशन बट इट ऑल्सो इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। अब हम पहुंचते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन्स का यूज़ रैपिडली इंक्रीज़ हुआ, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स का लार्ज स्केल यूज़ स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत फास्ट हुआ, लेकिन इसी के साथ पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हुआ। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इसी स्टेज में सिग्निफिकेंटली बढ़ने लगे।
इसी वजह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी को मॉडर्न एनवायरमेंटल चैलेंजेस का स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो इंटेंसिफाइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अब तक हम 3 मेजर स्टेजेस को इंडिविजुअली समझ चुके हैं। अब इन्हें एक साथ कंपेयर करते हैं। हंटिंग सोसाइटी में लोग नोमैडिक थे और उनकी नीड्स लिमिटेड थी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में परमानेंट विलेजेस इस्टेब्लिश हुई, फार्मिंग शुरू हुई और फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने मशीन्स, फैक्ट्रीज और फॉसल फ्यूल्स के यूज़ को रैपिडली इंक्रीज़ कर दिया। अगर हम इन तीनों सोसाइटीज़ को कंपेयर करें तो एक पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होते गए वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ और एनवायरनमेंट पर प्रेशर दोनों कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते चले गए। ये कंपैरिजन एग्जाम में बहुत यूज़फुल है। So in exams, whenever you compare societies, always prepare a table first. IGNOU examiners appreciate tabular presentation. इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन रैपिडली एक्सपेंड हुई, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई, सिटीज़ बड़ी होने लगी, इंडस्ट्रीज़ मल्टीप्लाई होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स डेवलप हुए, एनर्जी डिमांड बहुत फास्ट इंक्रीज हुई। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसी डेवलपमेंट के साथ पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी इंक्रीज होने लगा। इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट टॉपिक अर्बनाइजेशन को भी स्टडी करते हैं। अर्बनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है विलेजेस से टाउन्स और टाउन से सिटीज़ का डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं और इसी प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन होती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और ग्रीन एरियाज़ ग्रेजुअली कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिमेंबर, अर्बनाइजेशन इज़ बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड एन एनवायरमेंटल चैलेंज। अब अर्बनाइजेशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट है एयर पॉल्यूशन। व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल हार्मफुल गैसेज रिलीज़ करते हैं। दूसरा इम्पैक्ट है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कंक्रीट और एसफाल्ट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे सिटीज़ नियर बाय रूरल एरिया से ज़्यादा वार्म हो जाती हैं। तीसरा इशू है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। रेन वाटर सॉइल में इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि ज़मीन काफ़ी हद तक कंक्रीट से कवर हो चुकी होती है। और फाइनली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक मेजर चैलेंज बन जाता है। सो इन एग्जाम्स फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन, देन कॉजेज, फिर 5 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, सुटेबल डायग्राम्स एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन। अब आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ। लेकिन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए इनॉर्मस क्वांटिटीज़ में कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन रैपिडली इंक्रीज़ हुआ, तो पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा वाइड हैं। फैक्ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज़ करती हैं। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स रिवर्स और लेक्स को पॉल्यूट करते हैं। माइनिंग लैंड डिग्रेडेशन कॉज करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट को भी अफेक्ट करती हैं। और फॉसिल फ्यूल कंबशन ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ करता है, जो क्लाइमेट चेंज का मेजर रीज़न है। So we have to remember that economic growth is not equal to sustainable development unless environmental protection is included. तो अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पर इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। एंड द क्वेश्चन इज, गिव द वेरियस टाइप्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो अगर आपने आज का ये लेक्चर अभी तक प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है और कंपैरिजन टेबल के साथ इम्पैक्ट्स को प्रिपेयर कर लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आंसर को हेडिंग्स और डायग्राम्स के साथ प्रेजेंट करना हमेशा ही अच्छा ऑप्शन होता है। सो नाउ लेट्स रिवाइज इट क्विकली। ह्यूमन सोसाइटीज़ इवॉल्व फ्रॉम हंटिंग कम्युनिटीज़ to agricultural societies and finally to industrial societies. As development increased, the use of natural resources also increases. Urbanization brought economic opportunities but also environmental challenges such as pollution, groundwater depletion and waste generation. Industrialization accelerated economic growth but significantly increased environmental degradation through pollution, mining and excessive use of fossil fuels. Now, moving on to the next part of this lecture, we will study occupational health hazards, food security, public health and energy crisis, जिससे कि हमारे ऑफिशियली यूनिट 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम यूनिट 2 के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को कहते हैं जो किसी वर्क प्लेस या ऑक्यूपेशन की वजह से डेवलप होते हैं। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट इंडस्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में काम करने वाले वर्कर्स कंटिन्यूसली हार्मफुल डस्ट, केमिकल्स, एक्सेसिव नॉइस और हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे सिलिका डस्ट के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से सिलिकोसिस डेवलप हो जाता है और एस्बेस्टॉस फाइबर्स के एक्सपोजर से एस्बेस्टोसिस। इसी तरह टॉक्सिक केमिकल्स स्किन डिसऑर्डर्स, पॉइजनिंग और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स का कॉज बन सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपर वेंटिलेशन, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे मास्क, ग्लव्स और हेलमेट्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन ट्रीटमेंट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है कि हर इंडिविजुअल को हर समय सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन और वाटर स्कैर्सिटी की वजह से फूड प्रोडक्शन पर प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड का डिग्रेडेशन और चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एफिशिएंट इरिगेशन और सॉइल कंजर्वेशन फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्स फूड सिक्योरिटी के आंसर में हमेशा लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन चैलेंजेस एंड फाइनली द सॉल्यूशंस। नाउ एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज है। जब एयर पॉल्यूटेड होती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस इंक्रीज होती हैं। जब ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड होता है, डायरिया, कॉलरा और टाइफाइड जैसे वाटरबॉर्न डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। पुअर सैनिटेशन मॉस्किटो ब्रीडिंग को इंक्रीज करती है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट से लिंक्ड है। ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी एनवायरनमेंट इज हेल्दी पॉपुलेशन। अब हम इस यूनिट के फाइनल मेजर टॉपिक पर आते हैं, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस तब डेवलप होती है जब एनर्जी की डिमांड अवेलेबल सप्लाई से फास्टर रेट पर इंक्रीज होने लगती है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट मेनली कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फाइनाइट रिसोर्सेज हैं। इनका एक्सेसिव यूज़ सिर्फ डिप्लीशन ही नहीं करता बल्कि पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी इंक्रीज करता है। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो कन्वेंशनल एनर्जी इज़ लिमिटेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज़ सस्टेनेबल। नाउ इंडिया जैसे रैपिडली डेवलपिंग कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर, कोल, पेट्रोलियम और मिनरल रिसोर्सेज का लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन हो रहा है। अगर रिसोर्स यूज़ सस्टेनेबल प्लानिंग के बिना कंटिन्यू होता रहा ना, तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट एड्रेस करता है। अब एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का मतलब है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, सोलर पैनल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। विंड टर्बाइंस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज एनर्जी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। सबसे पहली एनर्जी कंजर्वेशन, सेकेंड रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन, थर्ड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ एंड लास्ट इज़ पब्लिक अवेयरनेस। अगर हम एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ करें और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रमोट करें तो फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव की जा सकती है। सो एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। सो अब तक हमने यूनिट 2 के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खुद से अटैम्प्ट कीजिए। सबसे पहले आंसर हेडिंग्स में लिखिएगा, डेफिनेशंस को बिल्कुल क्लियर रखना है, डायग्राम्स को इंक्लूड करना है और कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव को ज़रूर देना है। आज हम MEV 11 की यूनिट 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने समझा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एनवायरनमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, सोसाइटीज़ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ और एनर्जी क्राइसिस को डिटेल में स्टडी किया है। एग्जाम के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप हर टॉपिक की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डायग्राम्स और आंसर फ्रेमवर्क को एक बार ज़रूर रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जहां हम मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। टॉपिक वाइज नोट्स मैं डेली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्हें यूज़ करने की बेस्ट अप्रोच ये है कि आप पहले उस पर्टिकुलर यूनिट की डिटेल वीडियो देखें सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एंड देन फाइनली जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनकी हेल्प से अपने नोट्स बनाइएगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, keep learning and keep growing. Bye-bye.